नमस्कार। बड़ा ही उत्तम अवसर है कि उत्तर प्रदेश कैसे उत्तम प्रदेश बनेगा और उस उत्तम प्रदेश के बनने में जो सारी योजनाओं का एक समायोजन किया है हमारे सील के पुजारी डॉक्टर सीलवंत सिंह सर ने, ये बड़ा ही अद्वितीय है। कहते हैं कि अपने प्रदेश को अगर बनाना है और प्रदेश को अगर हमको दृढ़ संकल्पित होकर प्रदेश को $1 ट्रिलियन का प्रदेश बनाना है, उसके लिए कहते हैं कि पूर्ण विजय संकल्प निश्चित प्रतिपल चलती आई राष्ट्र भर में आना वंदे मातृभूमि वंदे वंदे जगदमणि वंदे। अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी प्रदेश उत्तम प्रदेश, इस प्रदेश को बनाने में $1 ट्रिलियन का ये उत्तर प्रदेश कैसे बनेगा, इस पुस्तक की योजनाओं के लिए डॉक्टर सीलवंत सर जिस तरह से रात दिन एक करके हम लोगों ने और अपने टीम के साथ वर्क किया है, प्रभात पब्लिकेशन के साथ जो वर्क किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। निश्चित तौर से ये रोड मैप किस तरह से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाए, उसका एक जो है ये अपना इसमें एक स्वरूप डाला गया है इस पुस्तक में। क्योंकि ये भारत का ये जो है उत्तम प्रदेश, भारत का ये रीढ़, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को जानना है, कहते हैं कि शासन सुशासन का प्रदेश उत्तर प्रदेश, योजनाओं का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और इस योजनाओं को समृद्ध बनाने के लिए जो दृढ़ प्रति संकल्पित है हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी, उनके निर्देशन में जो कार्य किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, वो बड़ा ही अविस्मरणीय, बड़ा ही एक अचूक उपाय करने की बात की जा रही है, जो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात करती है। विश्लेषण में देखिए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में कृषि का क्षेत्र जो सबसे ज्यादा कहते हैं कि आलू का क्षेत्र या गन्ने का क्षेत्र, गेहूं का क्षेत्र, हमारा उत्तर प्रदेश किस तरह से जो है निवेशकों को आकर्षित करेगा, और आकर्षण के जो बिंदु है इस पुस्तक में जो समाहित किए गए हैं। एमएसआई उद्योग, पर्यटन के लिए किस तरह से उत्तर प्रदेश लाभान्वित है निवेशकों को लाने के लिए, इसमें अवसर की जो परिकल्पना है वो डॉक्टर सीलवंत सर ने बड़े ही कल्पनाओं के साथ, बड़े ही स्पष्ट नीतियों के साथ जो है इसको रखा है अपने पुस्तक में। निश्चित तौर पर ये उत्तर प्रदेश पूरे भारत वर्ष के लिए, भारत राज्य के लिए ये पुस्तक एक प्रेरणास्पद पुस्तक बनने जा रही है। इसमें प्रभात पब्लिकेशन में जिस तरह से सपोर्ट किया है ये बड़ा ही सराहनीय है। हस्तशिल्प के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जिस तरह से अग्रणी है, उसमें नई नीतियों में नवाचार को कैसे जोड़ा जाए, उस नवाचार से कैसे हम उत्तर प्रदेश को एक $1 ट्रिलियन का उत्तम प्रदेश बना सकते हैं, उसका एक प्रयास इस पुस्तक में दर्शाई गई है। हथकरघा सहायता समूह जीटैग, ये सारी बातें जो जीटैग की होती है, इसमें हम अपने प्रदेश को बनाने के लिए एक दृढ़ संकल्पित होकर और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में चलने के लिए साकार हुए हैं, और निश्चित तौर पर दृढ़ संकल्पित व्यक्ति के निर्देशन में अगर हम चलते हैं, एक प्रदेश को बनाने के लिए, प्रदेश को एक संवेदनशील मुख्यमंत्री जिस तरह से सोचते हैं, वो सारी बात इस उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन बनाने वाले इस पुस्तक में समाहित है। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की जो बातें हुई थी, किस तरह से हम इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, ये विशेष बातें जो है मैं डॉक्टर सीलवंत सर जी के मुखारविंद से ही सुनेंगे। तब तक के लिए मैं विराम देता हूं। धन्यवाद। इस ताकि के लिए, इस जिले के लिए अब से कुछ ही देर में हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच होंगे।
किताबें जो हमारे बचपन की साथी हैं, जो हमें ज्ञान देती हैं, जो हमारा अकेलापन दूर करती हैं, जो हमें अनुभव किए बिना परिस्थितियों से कैसे टैकल करना है या क्या परिस्थितियां नहीं होंगी इसका मार्गदर्शन देती हैं, जो हमें मार्गदर्शन देती हैं कि कैसे किस सिचुएशन से आप अपने आप को निकाल सकते हैं। बहुत अलग अलग तरह की किताबें होती हैं। ये जो किताब है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये हमारे प्रदेश से जुड़ी किताब है, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से उद्योग, संस्कृति, कृषि और अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इस किताब में मैंने आपको बताया कुछ ऐसे खास और अहम बिंदु हैं जिनके द्वारा आपको पता चलेगा कि जो 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं ये किस तरह से अचीव होगी। हम देखें तो इस दौरान बहुत सारे नई योजनाएं आई हैं, बहुत सारे नए लक्ष्य रखे गए हैं और उनकी पूर्ति भी हो रही है। क्योंकि मैं कल्चर से हूँ तो मैं आपको बता दूं कि अभी 7 दिन का हमारे यहाँ जनजातीय भागीदारी उत्सव मनाया गया, जिसमें प्रदेश के तकरीबन 20 प्रदेशों से कलाकार आए और किस तरह से ये सरकार कला संस्कृति को प्रोत्साहित कर रही है और ये कलाकार फिर से जीवन खो चुके हैं। किस तरह से ये जो कलाएं थे, नृत्य थे, लोकगीत थे, ये अपने आप में विलुप्त होते जा रहे थे, लेकिन सरकार के द्वारा इन्हें नया जीवन मिला है और ये जो चीजें हमने कभी नहीं देखी थी वो तमाम तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स के जरिए हमारे सामने आ रही हैं। सरकार की यही कोशिश है कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हों, फिर चाहे वो सुरक्षा का मामला हो या फिर व्यवसाय का। हर लिहाज से आप देखेंगे कि हम बेहतरी की तरफ और विकास की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि होंगे और तब हम अपने कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। फिर से लेंगे छोटा सा विराम। इस पैकेट के लिए एक बार फिर से माजरत। नमस्कार। आज ये जो कार्यक्रम है डॉक्टर सिंगल सिंह एक ऐसे लेखक, मार्गदर्शक, एक ऐसे समाज के प्रति एक संवेदनाशील व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक नया कार्य खड़ा किया है, जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि संस्कृत के क्षेत्र में डॉक्टर सिंगल सिंह ने जो कार्य किया है और कर रहे हैं उसके लिए एक बार आप उनके लिए जोरदार ताली लगाइए। कहते हैं कि भारतीय संस्कृति का आधार संस्कृत, संस्कृति का आधार संस्कार का आधार, हम भारत के मनोबल का आधार संस्कृत, और ये संस्कृत है तो हम हैं और संस्कृत है तो हमारी सारी संस्कृत और भारतीय गौरवता और बड़ा मैदान तक ले जाने का जो आधार है वो संस्कृत अगर अक्षुण्ण है भारत में तो भारत की अखंडता का आधार संस्कृत है। और इस संस्कृत के प्रति जो उत्तर प्रदेश सरकार जो चला रही है मिशन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और उस राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और आयोग, इसमें जो है डॉक्टर सिंगल सर ने अपने प्रदेश के लिए जो संस्कृत वाले छात्र हैं उनके लिए जो कार्य किया है बड़ा अतुलनीय है। और वो बच्चे संस्कृत ऑप्शनल पेपर लेकर जो पढ़ते हैं और संस्कृत के साथ उनके जो प्रगतिशील जो युवा है अभी संस्कृत के प्रति जो उनकी रुचियां बढ़ी है वो सारे रुचियों का आधार और उसके प्रति जो संवेदना जगह है उस संस्कृत को पढ़ने के लिए इसमें माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी का बहुत बड़ा कदम रहा है। उसके साथ साथ संस्कृत जो हमारे संस्थान के कर्मी लोग हैं, डायरेक्टर, निदेशक और सारे जो कर्मी हैं, कार्यकर्तागण हैं, उसके साथ
इनका जो कार्यक्रम रहा है बड़ा ही सराहनीय रहा है। कहते हैं कि संस्कृत को लेकर बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन आज संस्कृत को लेकर बहुत सारे बच्चे पास किए हैं ऑप्शनल पेपर लेकर 26% का जो है एक अच्छा आंकड़ा दिया है। इसके लिए मैं डॉक्टर सिल्वर सिंह सर जो कहते हैं कि अभी तक वो जो है साइंस के क्षेत्र में और साइंस के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में योजना परियोजनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़े थे, लेकिन संस्कृत के लिए जो है इनका जो कार्य है और कर रहे हैं बड़ा ही एक अतुलनीय और स्मरणीय होगा कि लोग जानेंगे कि संस्कृत से भी बच्चे आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस प्रदेश में जो कार्य खड़ा करने की जो पद्धति हुई है और उस करने में जो इनका योगदान है वो बहुत ही सराहनीय है। डॉक्टर सिल्वर सिंह अपने 2 पुस्तकों को लेखन करते करते अब इस राजनीतिक क्षेत्र के लिए जो जाने जा रहे हैं कि प्रदेश के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए करना है, इसका $1 ट्रिलियन जो दूसरी है जो योगी सरकार चाहती है विश्लेषण में कि हमारा प्रदेश कैसे $1 ट्रिलियन तक पहुंचे, उसका जो ब्लू प्रिंट है उसके लिए जो है वो पुस्तक लिखी गई है। और खास करके प्रभाव कम्युनिकेशन को मैं बहुत अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं। इस तरह के कार्य को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। विषयों के बारे में जाना जाता है, लेकिन विषय जो कहते हैं कि इस विषय से हमारा राष्ट्र, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा जुड़ी है, उस परंपरा का आधार जिसको संस्कृत के लिए, संस्कृत ही ऐसी एक भाषा है जो भाषा जननी भाषा, वो आज उस भाषा को बढ़ाने में सबका जो है बहुत बड़ा बात का योगदान रहा है और होगा, रहता रहेगा। हमारे बहुत सारे छात्र हैं जो इस विषय को लेकर पढ़ रहे हैं और इस विषय के बढ़ावा दे रहे हैं, इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, हमारे मुख्य अतिथि बस कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जिस तरह ये आयोजन जौहर राष्ट्रीय दृष्टिकोण को समर्पित है, उसी तरह इस कार्यक्रम के अतिथि विशिष्ट हैं। कुछ ही देर में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी। इसके अलावा इस पुस्तक विमोचन समारोह में विद्वत जनों में कई अन्य हस्तियां भी शामिल होंगी। आज की शाम के खास मेहमान होंगे लखनऊ स्थित विभिन्न केंद्रीय राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति, IIM के निदेशक, लखनऊ स्थित विभिन्न शैक्षिक, वित्तीय, प्रशासनिक संस्थाओं के निदेशक, महानिदेशक, शिक्षक, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृतिक है सरकार करने वाले गणमान्य व्यक्ति के साथ साथ प्रदेश सरकार के उच्च प्रशासनिक अधिकारी भी आज शामिल होंगे। किताब की बात हो रही है, पुस्तक विमोचन है, तो मैं गुलजार साहब की चंद लाइनें आपके साथ शेयर करती हूँ। जब तक हमारे मुख्य अतिथि नहीं आते हैं, आप इस नज्म से लुत्फानंदोज होंगे। किताबें छापती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से करती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। डिजिटलाइजेशन का दौर है और हम सब मोबाइल फोन और सोशल मीडिया में कहीं खो गए हैं। इस पसे मंजर पर ये नज़्म गुलजार साहब ने लिखी है। जो शाम उनकी सोच पता करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। गुलजार साहब की जो लेखन शैली है वो आम लोगों से या आम जो लेखक हैं उनसे बहुत बेहतर है। आप अल्फाजों को जीवन दे देते हैं, यानी कि जब आप उनसे लिखे लफ्ज सुनते हैं, अल्फाज सुनते हैं तो वो जीवन से लगते हैं। बड़ी हसरत से करती हैं वो कदरें, वो सुनाती गीत जिनके से कभी पढ़ते नहीं थे। वो कदरें अब नजर आती नहीं है, जो रिश्ते वो सुनाती थी वो सारे उधरे उधरे नजर आते हैं।
कोई भी सत्ता पलटता हूँ तो एक सृष्टि निकलती है, कई गर्जों के मानी गिर पड़ती है, बिना पत्तों के सूर्य टूट लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मायने नहीं होते, जो मिट्टी के सकेरों की तरह बिखरी पड़ी है, गिलासों में उन्हें मकरूर कर डाला, जबां पर जायका आता था जो सब में पलटने का, अब उन उंगलियों को क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है, बहुत कुछ पर बजट खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती रास्ता कट चुका था, किताबों से जाती रास्ता जो कट गया था, कभी सीने पे रखकर लेट जाते थे, कभी गोली ले लेते थे, कभी घुटनों को अपने विलन की सूरत बनाकर हम नींद सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जमीन से वो किताबें जिनका जिक्र गुलजार साहब कर रहे हैं। उस किताबों से हमारी दोस्ती या वक़्त बहुत प्रभावित हो जाती है। साथ कहते हैं तो माँ की गोद के बाद जो दूसरा ताल्लुक होता है वो किताबों से और चीजों से होता है। अब इस नज्म का आखिरी हिस्सा वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महकते हुए रुके, किताबें मांगने के लिए उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो अब शायद नहीं होंगे। तो ये जो हमारी जनरेशन है ये वो जनरेशन है जिसने किताबों से भी वाक़ियत की है, राब्ता रहा है, उनसे भी हमारा नाता रहा है, और ये जो सोशल मीडिया का दौर है, ये जो मोबाइल का दौर है, इसमें भी हमारा उनसे राब्ता रहा है। तो हम जो किताबों से मोहब्बत है उसको बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और बस थोड़ी ही देर का और इंतजार है। चलती ही पलों में शहरों में हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच होंगे। एक छोटा सा विराम मैं फिर से लेना चाहूंगी और जल्दी ही हम दिल्ली अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आप सबके सहयोग और भागीदारी के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, और थोड़ा सा अगर खामोशी बनाए रखें और सहजता के साथ अपनी जगह पर विराजमान हो तो ये हमारे लिए बहुत एहसान बात होगी। बस थोड़ी ही देर में हम आपके साथ से माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उत्तर प्रदेश ने 360 डिग्री का टर्न आउट लिया है। यह माननीय योगी जी की दूरदर्शिता, जिजीविषा, संकल्प शक्ति और कर्तव्य का सुपरिणाम है कि अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था सब पटरी पर आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। प्रदेश का जो सांस्कृतिक सामाजिक उन्नयन हुआ है वह तो प्रशंसनीय है ही, साथ ही आर्थिक क्षेत्र में जो सफलता मिली है वह भी अभिनंदनीय है। उत्तर प्रदेश के इस सर्वोत्तम आर्थिक यात्रा हेतु आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश केवल भारत नहीं विश्व का अग्रणी प्रदेश बने। मैं पुनः डॉक्टर शर्वण सिंह जी को उनकी इस लेखी यात्रा की सफलता हेतु उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी वो ऐसी पुस्तकें लिखें, हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। पुनः आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। और अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि जो लोग बाहर ऑडिटोरियम के हैं कृपया वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लेखक डॉक्टर शीलवंत सिंह जी को। आपसे आग्रह है कि आप पुस्तक पर अपने विचार, शोध और प्रकाशन तक के सफर के बारे में हमसे शेयर करें और परिचित करवाएं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए डॉक्टर शीलवंत जी का। मंच पर आसीन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और जन सेवा के माध्यम से अपने लोकतांत्रिक
जीवन के लगभग 5 दशक के साक्षी वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर आशीर्वाद के रूप में अपनी उपस्थिति से हमें कृतार्थ किया। कार्यक्रम में आसीन माननीय अवनीश कुमार अवस्थी जी, जिन्होंने इस पुस्तक के निर्माण की आरंभिक अवस्था से लेकर इसकी अवसंरचना दशा दिशा को नियोजित करने में अपूर्ण इस पुस्तक में सक्रिय सहभागिता दी। मैं अंतःकरण से उनका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस पुस्तक के आने वाले अंग्रेजी संस्करण में भी उनका सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। मंचासीन मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं भारत सरकार के पूर्व औषधि महानियंत्रक डॉक्टर जीएन सिंह जी का अपना अमूल्य समय देने के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और समस्त विभूतियों के साथ इस मंच की शोभा बढ़ा रहे प्रकाशक के निदेशक डॉक्टर पीयूष कुमार जी, जिनकी सूझबूझ और विवेकशीलता से प्रदेश की आर्थिक उन्नति हेतु निर्धारित लक्ष्य $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने हेतु रणनीति खाका तैयार करने का सुझाव दिया और इस पुस्तक लेखन में निरंतर मेरा उत्साहवर्धन किया। मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में उनके इस प्रकार से सहयोग मिलता रहेगा। कार्यक्रम में उपस्थित मेरे शुभचिंतकों, जो मेरे इस कार्य में सदैव सहभागी रहते ही हैं, उनमें से श्री डीपी सिंह, पवन कुमार, डॉक्टर राजेंद्र कुमार पेंसिया, संस्कृत के विद्वान डॉक्टर वाचस्पति मिश्रा, कुशल देव, डॉक्टर राम सुमेर यादव, हिंदी जगत के डॉक्टर सूर्य नारायण दीक्षित, पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह जी एवं विनय कुमार श्रीवास्तव, दिनेश कुमार मिश्रा, प्रोफेसर एपी सिंह और जयपुर से हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे आयदान सिंह जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम की सुनियोजित भूमिका के लिए मणिकांत शुक्ला, सनत जी और वीर सनातन प्रोडेंदु राय को विशेष धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी शिक्षक, छात्र, मीडिया मित्रों और सभी सहयोगियों की गरिमा में उपस्थिति से मैं अभिभूत हूं और हृदय से मैं उनका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की संभावनाओं और क्षमताओं और उसकी अपार ऊर्जा से परिपूर्ण हमारा यह राज्य, यहाँ की मानव संसाधन विलक्षण है। प्रदेश के लोग दुनिया के विभिन्न देशों में फैले हुए हैं। हमारे प्रदेश की उर्वरक जो भूमि है, लैंड है, वो खाद्यान्न में हमें दुनिया में ऊपर ले जाती है और हम पूरे देश का नेतृत्व करते हैं। हस्तशिल्प के उत्पाद प्रदेश की संपन्नता के कारण है और यहाँ पर यदि हम पर्यटन की बात करते हैं तो लघु भारत दिखाई देता है। तभी हम लोग कहते हैं कि यदि आपने उत्तर प्रदेश को देखा है तो भारतवर्ष को देखा है। इसके बावजूद हमारा प्रदेश बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता रहा और सबसे पहले जब सरकार बनी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, तो इस पर यह दृष्टि गया कि आर्थिक विकास के बिना हम सामाजिक और शैक्षिक कोई भी काम नहीं कर सकते। हमारी आज की सभी जितनी भी गतिविधियां हैं वो कहीं न कहीं सब अर्थव्यवस्था से कनेक्टेड है। यदि हम आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं तो सभी सेक्टर्स में हम
उसको बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। यहीं से हमारे दिमाग में आया कि आज इस चमकते हुए उत्तर प्रदेश को हम कैसे और बेहतर ले जाकर के देश में एक ग्रोथ इंजन के रूप में हम इसे स्थापित कर सकते हैं। और हमारे पास अपार संभावनाएं हैं, चाहे हम एग्रीकल्चर की हम बात करें, चाहे हम टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। और टूरिज्म के सेक्टर्स में आप देख रहे होंगे कई बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं। यहीं से हमें ये जब लक्ष्य निर्धारित हुआ तो हमने इसके लिए पूरा लगभग साल भर हो गया। ठीक इसी ऑडिटोरियम में ठीक आज से 365 दिन पहले हमने एक उत्तर प्रदेश की जो विकास काम किए जा रहे हैं उसको लेकर गतिमान उत्तर प्रदेश पुस्तक का लोकार्पण हुआ और आज 366वां दिन है। हमने इसका एक रोड मैप तैयार किया कि कैसे ये बहुत हमारे लिए, तो हमने चूंकि पुस्तकें बहुत सारे लिखे तो टॉपिक पर बेस्ड थी, चाहे वो साइंस की है, टेक्नोलॉजी की। हमें लगा कि नहीं, इस टॉपिक के लिए चैलेंज है और इस पे हम एक स्ट्रेटेजिक किताब लिखें जो कि हमारे जितने भी शिक्षक हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो सभी लोग इसे समझ सकें। क्योंकि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी यदि हमें करना है तो सिर्फ और सिर्फ ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी लोग अपने कार्यों को अपनी एफिशिएंसी के साथ, स्किल के साथ काम करें तो बेहतर होगा। माननीय वित्त मंत्री जी से इस संदर्भ में एक वार्ता हुई तो चर्चा में ये विषय आया कि चाइना आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पाद तैयार करता है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता नहीं है। हम कैसे प्रोडक्ट को तैयार करें, उसकी मार्केटिंग को कैसे करें, तो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम टेक्नोलॉजी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तकनीकी को हम पूरे जो है उसका कितना हिस्सा है। तो यदि आप कोई भी चीज देखते हैं, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं कि भाई ये मोबाइल फोन है और ये इस मोबाइल फोन की कीमत 1 लाख रुपए, तो आपको मालूम हो कि इस मोबाइल फोन जो 1 लाख रुपए का है उसमें 95,000 की जो चीज है वो टेक्नोलॉजी की है। बाकी जो 5% चीज है वो बाकी उसके मटेरियल अन्य चीजें हैं, जो कच्चा माल हो सकता है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस हो सकती, अन्य चीजें भी हो सकती हैं। तो तकनीकी द्वारा हम कैसे चीजों को बेहतर कर सकते हैं। चाहे एग्रीकल्चर के सेक्टर्स की हम बातचीत करें, एग्रीकल्चर में कहां और बेहतर काम कर सकते हैं, चाहे हम जीएम क्रॉप की बात कर सकते हैं, सीड में हम क्या और बेहतर सीड कैसे बीज ला सकते हैं जिसकी उत्पादकता को हम बढ़ा सकते हैं। हम केमिकल में क्या चीजें कर सकते हैं, जैसे हम लोग जैविक खाद की ओर हैं, यानी हमें विकास करना है आर्थिक रूप से, लेकिन सब कुछ लुटाने के बाद नहीं, हमें सतत विकास और संतुलित विकास की बातचीत है। तो हमने विस्तार पूर्वक इस पुस्तक में सारी चीजों को सेक्टर वाइज सेलेक्ट करते हुए फिर हमने इसकी पूरी स्ट्रेटजी बनाते हुए काम किया है। इसमें विशेष चीज है कि लखनऊ जो है, हमने इसमें महसूस किया कि जो लखनऊ है वो ग्लोबल सिटी कैसे बन सकता है, उसका एक कॉन्सेप्ट है पूरा कि ग्लोबल सिटी कैसे बन सकता है। दूसरा हमारा जो खाका इसमें था अगले चरण में कि वाराणसी, हमें लगता है कि ये ग्लोबल सिटी की संभावनाएं है। उसमें दुनिया भर के लोग जब तक आएंगे और यहाँ पर चीजें देखेंगे और समझेंगे, यानी लखनऊ को हमने उसमें एक ढांचागत चीजें दिया है कि कैसे हम एक सेक्टर्स में सिर्फ एजुकेशन के लिए एक हब डेवलप किया जाए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जाए, एक फूड प्रोसेसिंग को किया जाए, एक एआई को किया जाए। तो ये पुस्तक आप लोग जरूर पढ़ें और इसमें बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी बातों की चर्चा की है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। थैंक यू। धन्यवाद। अब मैं संस्कृति के अभिभावक के रूप में लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी को आमंत्रित करती हूँ। आपसे आग्रह है कि इस पुस्तक के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कर हमें कृतार्थ करें। श्री अवनीश अवस्थी जी। आदरणीय माननीय मंत्री श्री सुरेश खन्ना साहब, माननीय वित्त मंत्री एवं
संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं सर का शुरुआत में विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर बड़ी दूर से चलकर कई मार्गों से, हवाई मार्ग से भी और सड़क मार्ग से भी होते हुए इस कार्यक्रम में सर शामिल हुए हैं और हमें बहुत खुशी है कि सर ने जो है विभिन्न कठिनाइयों को होते हुए भी आज कार्यक्रम में शामिल हुए, तो सर का हम विशेष स्वागत करना चाहेंगे। मेरे साथ बैठे डॉक्टर जीएन सिंह साहब जो मेरे मार्गदर्शक हैं और मुझे ही समझाते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में जिनके वो एक्सपर्ट हैं कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है। यहाँ बैठे हमारे डॉक्टर पीयूष कुमार साहब जिन्होंने विशेष रूप से प्रभात प्रकाशन की ओर से पुश किया, और मैं अभी उनसे समझ रहा था कि किताबों को लिखने में कितना कैसा एफर्ट लगता है, और मैं आज चूंकि किताब के विमोचन पे आया हूं तो लगता है कि मुझे भी एक किताब जो है कहीं ना कहीं लिख देनी चाहिए। और आप जैसे अगर प्रकाशक होंगे तो अच्छे लेखक या जिनके अच्छे विचार होंगे निश्चय ही जिस रूप में आपने आज किताब ये प्रिंट की है वो आगे आएगा। और आज के नायक डॉक्टर शीलवंत सिंह जी जो कई महीनों से मेरे साथ जो है इंटरेक्ट कर रहे थे, उन्होंने अनुरोध किया कि आप बताइए कि कैसे इसको आगे बढ़ा जाए, और हर जो है क्षण कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मेरा भी सहयोग लिया, और मुझे इस बात की खुशी है कि उस पूरे बंडल ऑफ पेपर्स को उन्होंने एक खूबसूरत किताब का रूप दिया। तो आप निश्चय ही बधाई के पात्र हैं। विद्या बिंदु सिंह जी, विशेष रूप से मैं मैडम का, पद्मश्री हैं, आपका स्वागत करना चाहूंगा। यहाँ बहुत सारे गुणीजन हैं, उनका सबका स्वागत करना चाहूंगा, और यहाँ पर कुछ छात्र भी हैं तो उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पूरा देश देख रहा है कि हमारा प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा, और मैं किसी जमाने में टूरिज्म में मैंने ये इनिशिएट किया था, और तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको रिलीज किया था कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। तो निश्चय ही अगर यूपी की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तो इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है कि पूरे देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक ले जाना, देश को 3rd लार्जेस्ट बड़ी इकोनॉमी तक ले जाना, उसमें बहुत बड़ा योगदान और सबसे बड़ी पॉपुलेशन का योगदान यूपी का है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन का जो लक्ष्य रखा है उसको आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं यूपी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। मैंने इस किताब की शुरुआत में कुछ पंक्तियां लिखी हैं, और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। सर्वप्रथम जो कानून व्यवस्था पर उन्होंने विशेष, एक तरह से कह लीजिए पूरे विश्व में एक मॉडल बनाया है कि अगर कहीं भी कोई डेमोक्रेसी है, कहीं भी कोई जो है देश है, तो देश के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है सुरक्षा। देश के सबसे पहले आवश्यकता होती है कानून का राज, और लॉ एंड ऑर्डर के प्रति, जीरो टॉलरेंस टू क्राइम के प्रति, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति, बच्चों की सुरक्षा के प्रति, माफियाओं के समाप्ति के प्रति जो कमिटमेंट उत्तर प्रदेश ने दिखाया है, निश्चय ही ये बेसिक ग्राउंडवर्क है जिसके बेसिस पर हमारा प्रदेश आगे बढ़ा। और उस आगे बढ़ने के साथ साथ जो अलग अलग सेक्टर्स की स्कीम, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स और पॉलिसीज को आगे बढ़ाया। मुझे याद है कि जो सबसे बड़ा आयोजन पूरे विश्व में होता है, कुंभ, वहां से जो है ये पूरी गाथा प्रदेश की एकदम से बदलती गई। जो पहली बार पूरे देश में अयोध्या में जब दीप जलने लग गए तो पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में दीप जहां जले, तो वो जो है इस गाथा की शुरुआत है, और निश्चय ही वहां से चीजें शुरू हुई। जो अभी हाल में इन्वेस्टर्स समिट आयोजित हुआ, उसमें 36 लाख करोड़ के एमओयू आए। निश्चय ही ये जो 20,000 से अधिक एमओयू आए, इनको आगे बढ़ाने में अब निरंतर हर विभाग, हर अधिकारी, हर
माननीय मंत्रीगण जो जिस सेक्टर के प्रभारी हैं, सब लोग जुटकर पूरे प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। हर इन्वेस्टर्स जो है आगे आ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी जो समीक्षा कर रहे हैं, आपने हाल में देखा होगा लगभग 7 लाख 8 लाख करोड़ के आसपास के एमओयूज ग्राउंड पर आने की तैयारी में आ गए हैं और ये लक्ष्य रखा गया है कि बहुत जल्दी ही इसको 15 लाख कर दिया जाएगा, तो जिससे कि हम अपने प्रदेश को आगे ले जाएंगे। कहने का मकसद यह है कि ये जो पूरा कार्य है, ये जो पूरा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का कार्य है, इसको समझना भी जरूरी है। चाहे हम छात्र हो, चाहे हम जो है खुद पढ़ा रहे हो, चाहे हम जो है गांव में बैठे एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं लेकिन हमारे पास डिटेल्स नहीं है, तो मैं कह सकता हूं ये जो किताब सामने आई है और इस किताब को अगर आप खोलकर देखेंगे और बहुत तन्मय से इसको पढ़ेंगे तो इसके जो चैप्टर्स हैं लक्ष्य के साथ रोड मैप मैं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि बहुत जरूरी है। लक्ष्य प्राप्ति के क्षेत्र, इसके बाद जो चैप्टर आ रहा है वो आ रहा है लक्ष्य प्राप्ति के साथ समक्ष चुनौतियों व समाधान, $5 ट्रिलियन का रोड मैप जो भारत सरकार का है, प्रमुख आर्थिक नीतियां, गतिमान उत्तर प्रदेश में योजनाओं की प्रगति। माननीय मंत्री जी खुद माननीय वित्त मंत्री जी हैं, प्रदेश सरकार का बजट उनको ये जो है कह लीजिए एक तरह से उनको एक भगवान का जो है वरदान है कि वो हमारे प्रदेश का बजट जो है पेश करते हैं। ये बहुत ही रेयर जो है उनके लिए मील का पत्थर है। फिर अंत में गतिमान उत्तर प्रदेश के 6 वर्ष 100 दिन, पिछली बार आपने 5 वर्ष 100 दिन पर यहाँ कार्यक्रम किया था और प्रदेश को नंबर 1 बनाने का है इरादा, योगी सरकार करेगी पूरा हर वादा। यहाँ आकर ये किताब खत्म होती है, अगर कोई भी यहाँ आया है और उसके हाथ में ये किताब आ जाती है तो निश्चय ही इसको पूरा पढ़िएगा। मैंने इसको कच्चे में पढ़ा है, अब चूंकि की किताब आपने मुझे दी है तो मैं आपको ये जरूर आश्वस्त करता हूं कि उसको पक्के में पढ़ूंगा, क्योंकि मैं भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अपना योगदान देता रहता हूं। मैं पुनः इस अवसर पर प्रदेश को आगे ले जाने में, देश को आगे ले जाने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश को आगे ले जाने में हमारे वित्त मंत्री जी जिनका बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण योगदान है, और हमारे अपने सलाहकार, हमारे अपने सभी अधिकारी, हम सभी लोग एकजुट होकर इस काम को आगे बढ़ेंगे और इस काम को समझाने में जो एक अच्छा कार्य डॉक्टर शीलवंत सिंह जी ने किया है उनको पुनः बधाई देते हुए, पीयूष जी को विशेष बधाई देते हुए, आगे की किताबों में कहीं न कहीं हम लोग भी लेखक बन सके इस विश्वास के साथ धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद अवनीश अवस्थी जी। और अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार प्रदेश माननीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी उनको आना था, लेकिन जम्मू कश्मीर में हुए हादसे की वजह से वो यहाँ नहीं आ पाई हैं। इस मुठभेड़ में आगरा के जिला शासकीय अधिवक्ता के श्री बसंत गुप्ता जी के सुपुत्र और सेना में कैप्टन शुभम गुप्ता के शहीद होने के कारण वो इस वक्त उस परिवार के साथ हैं, उनके साथ मौजूद हैं, और ऐसे में उन्होंने शोकाकुल परिवार के प्रति गहन संवेदना भी व्यक्त की है। साथ ही साथ उन्होंने खेद के साथ ये सूचित किया है कि वो इस पुस्तक विमोचन समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगी, और उन्होंने इस आयोजन की सफलता और पुस्तक के लेखक को हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं। और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्रम की तरफ। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार JN सिंह जी को। आपसे हम जानना चाहेंगे कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पुस्तक किस तरह से जनोपयोगी है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे JN सिंह जी। इस सभागृह में उपस्थित हमारे भाई बंधु, माताएं, बहनें, सबको हम प्रणाम करते हैं। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है क्योंकि आज एकादशी का दिन है। आज कार्तिक एकादशी में कितना शुभ कार्य हो रहा है, हमें पूरा भरोसा है कि ये एक नई ऊंचाइयों तक आम जनता तक पहुंचाएगा। आज हम अपने तहे दिल से माननीय खन्ना जी का आभार व्यक्त करते हैं और उनकी कर्मठता की एक कहानी आपको बताते हैं।
जब कोविड काल था तो वैक्सीन की ज़रूरत इस प्रदेश को थी, और आप सुबह से लेकर शाम तक किसी को बैठने नहीं देते थे, सोने नहीं देते थे, बार बार फ़ोन करके कहते थे कि नहीं, हमारी 25 करोड़ जनता इस समय कठिनाई में है, कहीं कहीं से वैक्सीन का इंतजाम होना चाहिए। ऐसे कर्मठ, ऐसे यशस्वी वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश को मिला है तो मैं बहुत ही अपने आप को गर्वान्वित कोशिश करते हैं। हमारे मार्गदर्शक, हमें हर पथ पे ले जाने वाले अवस्थी जी, जब भी फार्मा सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में जो भी ज़रूरत होती है, हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं इस उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन इन्होंने जैसे बच्चे को हाथ पकड़ के चलना सिखाया जाता है, वैसे आपने हमें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और हमेशा इस मंच पर भी आप ही ने बुला कराया है। सिलवंत जी, जो कि देखिए हमें बताया गया कि आप न्यूक्लियर मेडिसिन के छात्र रहे हैं, इन्होंने समाज में जो अभूतपूर्व परिवर्तन लाने की चेष्टा की है, जो नौजवानों को, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनको कैसे प्रतियोगिता परीक्षा में पास करना चाहिए, समाज में अच्छे नागरिक बनना चाहिए, इस तरह का कार्य की बीड़ा इन्होंने उठाई है। इनकी जब हम जीवनी पढ़ रहे थे तो 100 से ज़्यादा इन्होंने पब्लिकेशन टॉप क्लास के किए हैं, कई चीज़ों से सम्मानित हैं और हम आशा करते हैं भविष्य में भी आप ऐसे ही देते रहेंगे। जो हमारे मित्र यहाँ पे उपस्थित हैं, प्रकाशक पीयूष कुमार जी, आज पहली बार मुलाकात करने का सौभाग्य मिला है। इनके प्रकाशन के बारे में बहुत सुने थे और हमारे सामने जो विशिष्ट लोग बैठे हुए हैं, पीछे हमारे दोस्त छात्र छात्राएं और यहाँ पे भाई बंधु लोग बैठे हुए हैं, इनसे कुछ ही चीज़ हम बताना चाहते हैं क्योंकि हम एक वैज्ञानिक कम्युनिटी से आते हैं। आने वाला समय भारत का है, आने वाला समय भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और विश्व गुरु बनने में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका होने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बिल्कुल स्पष्ट हैं। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश इस इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बने और हमें अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि आप देखिए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जब शुरुआत हुई थी, अवनीश अवस्थी साहब के साथ चर्चा होती थी तो पहले लगता था कि ये संभव है या नहीं संभव है। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो आधारभूत परिवर्तन हो रहे हैं, जो चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में बन रही हैं, जो हमारी नीतियां बन रही हैं, जो नींव डाली जा रही है, पूरे भरोसे के साथ हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए करने जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश एक महान प्रदेश है। पिछड़ा हुआ था, खेती इस पे हम निर्भर करते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम विश्व की व्यवस्था में जो अन्य मुल्क लोग कहते हैं कि नहीं हमारी ये केस स्टडी होगी, वो केस स्टडी का सिस्टम ही बदलने की इच्छा रखते हैं, जिसमें माननीय वित्त मंत्री जी हमेशा सहयोग और गाइडेंस देते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि विज्ञान हमारा जो है, जो टेक्नोलॉजी को अपना के हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी से आगे बढ़ने जा रहे हैं। केवल एक उदाहरण हम देके अपनी बात को विराम देंगे, क्योंकि यही हाल चीन की थी। 1970 में चीन की और हमारी इकोनॉमी करीब करीब बराबर थी। वहाँ लोगों ने तैयारी की कि नहीं हम देश को बदलेंगे। वहाँ भी 22 प्रोविंस हैं, हमारे पास 36 हैं, हम उनसे आगे हैं, हर चीज़ में आगे हैं। हमारे यहाँ नौजवान है, कर्मठ है। हमारे पास दूसरी बात यह है कि हम स्वतंत्र हैं, हमारे पास कोई प्रतिबंध नहीं है, हम पढ़ने लिखने काम करने में चीन से बहुत आगे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि जब चीन अपनी इकोनॉमी को नंबर 2 पे ला सकता है, जब 18 बिलियन US डॉलर की इकोनॉमी हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनकी अगुवाई में और आप जैसे नौजवानों की देख रेख में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तो प्राप्त करेगा ही करेगा। भारत आपके मान के चलिए कि 2047 के आसपास जाके हम भारत की सबसे सर्वोच्च अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देंगे और माननीय वित्त मंत्री जी इसमें एक विशेष कार्य कर रहे हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है गतिमान कर दी है। आज उत्तर प्रदेश को कोई गरीब प्रदेश नहीं कहता है, हर व्यक्ति कहता है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है, केवल सोच की कमी है और हमें सार्थकता के साथ, सकारात्मकता के साथ अपने पथ पे चलने की ज़रूरत है। और फार्मा सेक्टर में विशेष परिवर्तन होने जा रहा है, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ
हम शीलवंत जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी पुस्तक लिखी है। आज ही कई लोग हमारे पास आए थे, बोले तो किताब हमें दिलाइए। हमने कहा कि नहीं, बस पब्लिश हो रही है और आज के बाद ये उपलब्ध है। कि एक निवेदन और शीलवंत जी हम चाहेंगे कि ऑनलाइन कर दीजिए, क्योंकि पैसे से करिए कि कुछ पैसा लीजिए, लेकिन पूरा विश्व चाहता है कि अंग्रेजी में, हिंदी में ये पुस्तक उपलब्ध हो। और हम भविष्य में चाहेंगे ऐसी और पुस्तकें निकालते रहें और हमारे नौजवानों को प्रोत्साहित करते रहें। आप लोग आए, इसके लिए हम लोग सभी की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत सिंह जी। और अब हम पहुंच गए हैं उस मकाम पर, उस पायदान पर, जहां हमें सौभाग्य मिलेगा समारोह की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी अब हमसे संबोधित होंगे। मेरी गुजारिश है, अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान आज के इस किताब के लेखक सम्माननीय डॉक्टर शीलवंत सिंह जी, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार सम्माननीय डॉक्टर अनीश अवस्थी जी, दूसरे सलाहकार सम्माननीय डॉक्टर जीएन सिंह जी, इसके प्रकाशक सम्माननीय श्री पीयूष कुमार जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोगों को मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा। एक कार्यक्रम बरेली में था सवेरे, जहाज से आने के बाद भी थोड़ा विलंब हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर शीलवंत सिंह जी बहुत योग्य, बहुत अनुभवी हैं और उन्होंने विभिन्न विषयों पे 200 पुस्तकें लिखी हैं अब तक। आपको इसी बात से उनके प्रोफाइल का अंदाजा मिलता होगा और जितना ध्यान, जितना कंसंट्रेशन उन्होंने इस पुस्तक पर किया है, मैं समझता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा असेट होगा जो उन्होंने एक पुस्तक के रूप में हमको दिया। बहनों और भाइयों, अगर हम विचार न करते, मनन न करते, चिंतन न करते तो शायद हवाई जहाज का इजाद नहीं होती, मोबाइल की भी इन्वेंशन नहीं होती, इंटरनेट की इन्वेंशन नहीं होती। कहीं न कहीं पहले विचार आता है, उसके ऊपर चिंतन मनन होता है और उसके बाद ऐसी चीजों, ऐसे विचारों को किसी न किसी रूप में कोई न कोई बिरला पैदा होता है जो उसे मूर्त रूप देता है। ये अपने आप में भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा विषय है और उत्तर प्रदेश ने उसमें सहयोग करने की हामी भरी है। आदरणीय मोदी जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का संकल्प लिया। उत्तर प्रदेश ने, क्योंकि हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, जिस दिन से योगी जी की सरकार आई है, हर क्षेत्र में कोशिश की जा रही है कि हम एक नंबर पर रहें और बहुत से चीजों पर हम एक नंबर पर पहुंचे हैं, बहुत आगे आगे पहुंचे हैं और कई मामलों में हमारी नीतियों को केंद्र सरकार ने अडॉप्ट किया। जो कुछ हमने किया, जो योगी जी ने किया है, उसको केंद्र ने भी अडॉप्ट किया। ये खुशी की बात है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जिस दिन से योगी सरकार आई, उस दिन से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, उसके पहले क्या थी? आप लोग सभी बुद्धिजीवी हैं, समाचारों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से वास्ता रखते हैं और एक ऐसे कबाड़ टाउन में रहते हैं कि जो जहां का हर नागरिक शाम को किसी न किसी बुनियादी समस्या के ऊपर, किसी बुनियादी बात के ऊपर कहीं न कहीं जहां मिलते हैं उसके ऊपर बहस चर्चा होती है।
और ये अच्छे तरीके से समझते हैं लोग। आज जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो हमारे पूरे सिनेरियो को प्रभावित करती है, और उसकी वजह से हमारी चीजें जो काफी डिलेल हो गई थी 1917 से पहले, वो हर चीज पटरी पर आ गई। जो व्यवस्था पूरी तरीके से नीचे की तरफ जा रही थी, जो बीमारू प्रदेश कहलाता था, उत्तर प्रदेश अब एक प्रोग्रेसिव प्रदेश है और बहुत तेज चलने वाला प्रदेश है, धीमे चलने वाला प्रदेश नहीं। क्यों? क्योंकि इसका नेता, इसके मुखिया, हर तरह से उनका अपना कोई निजी एजेंडा नहीं है। वो सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक केवल एक ही एजेंडा है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाया जाए। अगर आज उपलब्धियों की तरफ हम नजर डालेंगे, क्या स्थिति थी कृषि की, क्या स्थिति थी उद्योग की, क्या स्थिति थी, और क्या स्थिति थी सर्विस सेक्टर की। ये तीनों चीजें हमारे सिनेरियो को, खासतौर से हमारे जीएसडीपी को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। लगभग 25-26% हमारा कृषि क्षेत्र का भाग है जीएसडीपी में। जीएसडीपी किसी भी सरकार की फाइनेंशियल पोजीशन को आंकने का एक पैमाना है। केंद्र में जीडीपी और यहां पर जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद इसका हिंदी रूपांतर है, और लगभग 42-43% हमारा सर्विस सेक्टर है, और खासतौर से 21-22% हमारा औद्योगिक सेक्टर। आज की तारीख, जिस दिन हमने सत्ता संभाली थी, उस समय हमारी जीएसडीपी लगभग 14 लाख करोड़ की थी। आज हमारी जीएसडीपी 22 लाख करोड़ की पहुंच गई, 22 लाख करोड़। जिस दिन सत्ता संभाली थी, उस दिन हमारी पर कैपिटा इनकम 52,000 रुपए थी सालाना। आज हम 83,565 रुपए करते हैं। आज से 5-6 साल पहले हमारा एक्सपोर्ट 88,000 करोड़ रुपए का था। आज हम 1,74,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट करते हैं। ये सब ये उपलब्धियां इसलिए हैं कि एक स्टेबल लीडरशिप है, एक ऐसी लीडरशिप है जिसकी कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं है, जिसकी केवल एक ही महत्वाकांक्षा है कि इस प्रदेश के आम आदमी को का स्तर ऊंचा उठाया जाए। और आपने महसूस किया होगा कि जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी समाज के, जैसे ही मुख्यमंत्री बने, उन्होंने दूसरे ही साल एक इन्वेस्टमेंट समिट किया, और जितना हमारा बजट था, जब 2016-17 में हमारा बजट 3,46,000 करोड़ रुपए का था, आज हम लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के बजट पर खड़े। 7 लाख, लगभग जस्ट डबल हो गया 5-6 साल। ये अपने आप में दर्शाता है कि हमारी व्यवस्था कितनी ज्यादा पटरी पर नहीं बल्कि उससे आगे चल रही है। हम पिछली सरकारों को इसलिए भी आलोचना करते हैं कि उनकी नीतियां उनके अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए थी। यहां अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, जो कुछ भी है इसमें आम आदमी और प्रदेश की सारी जितनी भी हमारी क्षमताएं हैं उसको बढ़ाने। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा गया, उसके पीछे भावना क्या है कि हम लोगों की सामर्थ्य डेवलप करें। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब यह नहीं कि हम $1 ट्रिलियन उठा के तिजोरी में रख दें और हो गया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। हम लोगों की सामर्थ्य को डेवलप करना। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब 10 खरब रुपए, और 10 खरब रुपए हम लोगों की, हमारी गतिविधियां इस प्रकार की हो, हमारी सामर्थ्य इस प्रकार की हो, आम आदमी की सामर्थ्य इस प्रकार की हो, आम आदमी की परचेजिंग पावर बढ़े। ये पूरी हमारी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है। और जब हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, निश्चित रूप से जब हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो सेवाओं और वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, और जब सेवाओं और वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो इंडस्ट्री का पहिया घूमेगा, और जब इंडस्ट्री का पहिया घूमेगा निश्चित रूप से हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, और जब रोजगार के ज्यादा अवसर सृजित होंगे निश्चित रूप से उसका जो हमें सेवाओं और वस्तुओं का जो मूल्य मिलेगा वो फिर से हमारी परचेजिंग पावर को बढ़ाएगा। ये इकोनॉमिक साइकिल ऐसे ही चला करती है, ऐसे ही चला। और जिन जिन देशों ने तरक्की की, अमेरिका में तो 72% है हमारा सर्विस सेक्टर, 72%। हमने
पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े क्षेत्र, कहीं 8 करोड़ की पहले हमारे पास टूरिस्ट आया करते थे, आज विदेशों से टूरिस्ट संख्या 18, आज टूरिस्टों की संख्या 18 करोड़ हो गई और विदेशों से आने वालों की खासतौर से उत्तर प्रदेश में वो 8 करोड़ पहुंच गए। यानी प्रदेश में जो पहले 8 करोड़ का आंकड़ा था उसका 18 करोड़ में पहुंच गए और विदेशों से आने वाले आंकड़ों में भी एक बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ, क्योंकि हमने डेस्टिनेशन ऐसे डेवलप किए कि खासतौर से लोग, उनकी इतनी चर्चा भी हुई कि लोग उसको देखने के लिए आ रहे हैं। आज वाराणसी की क्या स्थिति, आज अयोध्या किस लिए जाना जाता है और क्या क्या बदलाव हो रहा है अयोध्या में। पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक उत्सुकता जागृत हुई। अभी हमारे आदरणीय अवस्थी जी जिक्र कर रहे थे कुंभ का, इसके पहले भी कुंभ हुए थे, लोगों ने स्नान तो दूर रहा, आचमन करना भी किसी तरीके से उपयुक्त नहीं समझा। लेकिन योगी जी की सरकार में 2019 में जो कुंभ हुआ, लगभग 24 करोड़ लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर, खासतौर से उनको मैं कोट करना चाहता हूं, उन्होंने वहां पर बाकायदा उसका आचमन भी किया और हर प्रकार की व्यवस्था वहां पर की, जिसको देश और दुनिया ने उसको सराहा है, आम आदमी ने भी सराहा है। जो लोग वहां गए वहां की व्यवस्थाओं को देखा, ये सेल्फलेस काम करने का प्रतिफल है। इस पुस्तक में सबसे बड़ी बात जो यह है, इस बात पर जोर दिया गया है कि हम सारी जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो भौतिक संसाधन हो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे मानवीय क्रिएटेड संसाधन हो, उन सारे संसाधनों का प्रयोग हर तरीके से किया जाए। हालांकि हम कर रहे हैं। मित्रों, एक बात मैं विशेष रूप से कोट करना चाहता हूं, हिंदुस्तान में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में न तो IQ की कमी है, न श्रम करने की मानसिकता में कमी, न आवश्यकता पड़ जाए तो जुगाड़ तकनीक भी लगाने में किसी प्रकार को कोई कमी नहीं। लेकिन सही मायने में देखा जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पीछे रह गए, इसलिए हम अंडर डेवलप्ड रह गए और उसके लिए नेतृत्व ने कभी चिंता नहीं करी। नेतृत्व जो कुछ भी रहा वो अपना अपना सोचता रहा। अपने अपने सोचने का एक उदाहरण हम आपको जरूर बताएं। जब मैं फाइनेंस में आया तो मेरे सामने एक फाइल आई, उस फाइल का जो जिस्ट था वो ये था कि अभी तक चपरासी से लेकर और चीफ सेक्रेटरी तक अपना इनकम टैक्स खुद देंगे, जितनी उनकी इनकम होगी, जो इनकम टैक्स क्लेम में जिस स्लैब में आएगा उसके हिसाब से इनकम टैक्स जब भरेंगे। 1980 में एक मुख्यमंत्री आए, उन्होंने, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक कानून पास किया कि मंत्रियों का आमदनी तो उनकी होगी जेब की, लेकिन इनकम टैक्स उनकी सरकार देगी। आपको सुनने में भी आश्चर्य होगा और मुझे तो देख के पहले तो मैं उसके ऑफिस सुपरिटेंडेंट के ऊपर बहुत झल्लाया। हमने कहा तुम बेवकूफ बना रहे हो, ऐसा होगा नहीं। उसने कहा साहब ऐसे ही है, हम कैसे आपको बता। फिर उसने मेरे सामने एक स्लिप लाकर रखी कि पिछले साल हमने 86 लाख रुपया टैक्स जमा करा मंत्रियों का, आमदनी मंत्री की, और टैक्स सरकार देगी। आप सोचिए कैसा लगता है सुन। पहले कैबिनेट में गया होगा, वहां से पास हुआ होगा, फिर विधायी में गया होगा, उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, फिर विधानसभा में उसको कानून बनाने के लिए विधेयक लाया गया होगा, वो विधेयक भी पास हो गया, वहां भी किसी ने नोट ऑफ डिसीजन नहीं। आप सोचिए, ये है। मैंने मुख्यमंत्री जी को फोन किया, 2019 की बात है, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री मेरे पास आए, मैंने मुख्यमंत्री जी को फोन किया, वो गोरखपुर थे, तो हमने कहा कि भाई ऐसी स्थिति है। उन्होंने भी कहा, हमने उनसे यही सुझाव रखा, हमने इसको तुरंत सब समाप्त कर देना चाहिए। जब सामने आ ही गया है तो इसको मतलब चलाने का कोई मतलब नहीं है। और ये व्यवस्था 40 वर्ष चली, इनकम मंत्री की और टैक्स सरकार देगी। ऐसे ही बहुत फैसले योगी जी की सरकार आई, हमने सब ट्रेजरी 46 सब ट्रेजरी बंद की। सवेरे से एक बाबूजी बैठ जाते थे आके, एक अकाउंटेंट बैठ जाते थे आके, काम कुछ नहीं, 4 पुलिस वाले आके बैठ जाते थे, ट्रेजरी में सिक्योरिटी होती थी। एक कलम से 46 सब ट्रेजरी बंद की, फिजूल खर्ची की
इंतहा, मितव्ययता का तो नाम ही नहीं। सचिवालय में बैठेंगे तो विशेष अनुदान मिलेगा, विशेष भत्ता मिलेगा। किसी दूसरे ऑफिस में जनपद में बैठेंगे तो नहीं मिलेगा, जवाहर भवन में बैठेंगे तो नहीं मिलेगा, सचिवालय अनाउंस अलग से मिलेगा। सचिवालय में 5 दिन का हफ्ता, 5 दिन का हफ्ता, वहां विशेष। ऐसे बहुत से चीजें जो सामने आई उनको योगी जी की सरकार में तुरंत समाप्त किया गया। यह है संवेदनशीलता। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, इसको खत्म हो जाएगा। और वहीं से उन्होंने हमसे कहा ठीक है, हमने कहा हम पत्रकारों से कह देंगे कि इसको खत्म करना है। योगी जी का है निर्देश और खत्म हो गया। यानी कि उस दिन से बाद से जितने लोगों ने उसको सुना, हमने कांग्रेसी मंत्री को बुलाया, हमने उनसे पूछा मैं आखिरकार इसकी वजह क्या है? बोले ये तो छोटी बात है, अगर कोई और बात इसके गहराई तक जाओगे तो और चीजें निकल आएंगी। आप समझ सकते हो कि अपना सेल्फलेस इंटरेस्ट करके काम करना, पब्लिक के लिए काम करना और अपने इंटरेस्ट में काम करना, कितना बड़ा फर्क पड़ता है। और उसी तरह नतीजा है। पोटेंशियल कम नहीं है हमारा, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर हमने पहले से ही इतना रुचि ली होती तो शायद ये स्थिति आज उत्तर प्रदेश की नहीं होती। हम भी डेवलप्ड कंट्री के रूप में, डेवलप्ड प्रदेश के रूप में पहले से ही जाने जाते हैं। लेकिन आज मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय योगी जी को कि जिन्होंने हर क्षेत्र में जहां पर नजर पड़ी उसमें सुधार ही सुधार दिखाई पड़ता। प्राइमरी स्कूल की क्या पोजीशन थी, प्राइमरी स्कूलों की क्या पोजीशन थी, आज कायाकल्प के माध्यम से लाखों स्कूलों में कायाकल्प किया गया। पहले टीचरों के जाने की क्या स्थिति थी, आज जो गांव में जाते थे तो एक पंचायत भवन नहीं था, बिजली नहीं थी। 1,58,00,000 लोगों को बिजली मिली इस सरकार, 1,58,00,000 लोग। वो क्या जाने आजादी, जिनके वहां आजादी से लेकर अब तक बिजली का कनेक्शन नहीं मिला, वो क्या आजादी के मतलब समझते हैं? जब 600 रुपए कनेक्शन था तो 600 नहीं मिले, जब 1100 का कनेक्शन था तो उनके पास 1100 नहीं मिले। एक महत्वाकांक्षी जो व्यक्ति प्रदेश को उठाने की महत्वाकांक्षा रखता हो, जिसने लगातार अपने जीवन में एक त्यागी तपस्वी सन्यासी के रूप में जिंदगी व्यतीत करी हो और जिसके अंदर मन के अंदर एक बुलबुलाहट हो कि किस तरीके से ठीक करना, एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाना। जहां तहां हमने देखा कि स्कूलों के बाहर लड़के झुंड बना के खड़े होते थे, लड़कियों को परेशान करते थे। आज उसमें कितना बड़ा चेंज आया। आज शाम को रात में पहले किसी का बच्चा या किसी की बहू बेटी रात में निकल जाती थी तो तमाम घर वालों के दिल में धुक धुक होती थी कि पता नहीं अगर देर हो जाए 1 घंटा तो क्या होता था। आज की स्थिति क्या है? आज बिल्कुल निडर होकर, चाहे प्रयागराज हो, चाहे बनारस हो, चाहे लखनऊ हो, किसी क्षेत्र में भी आप निकल सकते। और अगर इस प्रकार की घटनाओं में किसी ने जो साहस करने की कोशिश भी की तो उसको किस प्रकार से उसको सजा दी गई। आज सजा का परसेंटेज सबसे ज्यादा हमने प्रोसिक्यूशन क्षेत्र में उसको हर तरीके से स्ट्रेंथन करने का काम किया है। अवस्थी जी जब गृह सचिव थे शुरुआत तो तभी से हो गई थी, लेकिन आज ज्यादा से ज्यादा एविडेंस के आधार के ऊपर लोगों को सजा मिल रही। और सजा किसी भी समाज को दुरुस्त करने के लिए अगर दोषियों को सजा नहीं मिली या सजा देर से मिली तो निश्चित रूप से पूरी व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चल लगता है। कहने का ताल्लुक यह है कि हर क्षेत्र में सुधार हो। और जब यह संकल्प आया कि $5 ट्रिलियन देश बनाएगा तो योगी जी ने कहा कि $1 ट्रिलियन हमारी उत्तर प्रदेश में बनाएगा और उसके लिए बहुत से प्रयास किए। कृषि क्षेत्र में चाहे बीज हो, चाहे पानी हो, चाहे खाद की सप्लाई हो, पहले खाद की सप्लाई में लाइन लगती थी और डंडे भी पड़ते थे और एक आध कट्टा मिल जाता था रात भर के बाद लाइन में लगे होने पर। आज क्या स्थिति है? आज लाइन में नहीं लगना पड़ता, आराम से खाद मिल रही और नैनो यूरिया, DAP, हर तरह की खाद आपके पास उपलब्ध है। खास तौर से अगर सिंचाई व्यवस्था देखें 1970, 71, 72, 73, 74 की जो योजनाएं शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में,
वो योजनाएं योगी जी की सरकार में आके पूरी की गई। लगभग 23 लाख हेक्टेयर क्षमता हमने बढ़ाई है सिंचाई के क्षेत्र। निजी नलकूपों के बिल पिछले साल 50% माफ किए गए थे। इस बार 1 अप्रैल 2023 से जिनके पास निजी नलकूप है उनका बिल उनकी जेब से नहीं पड़ेगा। अगर उन्होंने दिया होगा तो वापस उनके पास जाएगा। ठीक, अगर क्योंकि हम पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, हम किसानों की आमदनी को दूरा करना चाहते हैं, तो ये किया गया। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि किसान जो हमारा मूल्य है, सर्वाधिक खरीद गेहूं और धान की योगी जी के सामने सरकार में हुई, एमएसपी पे हुई, बिना किसी व्यक्ति को बीच में डाले हो, कि सीधे सीधे किसान के खाते में पैसा जाए, सीधे सीधे किसान के खाते। आज 2,62,00,000 लोगों को किसान सम्मान निधि इस टेक्नोलॉजी की वजह से उनके खातों में जा रही है। उत्तर प्रदेश में जा रही है। देश में तो 11 करोड़ लोगों को मिल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों को उनके खाते में जा रही है। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। हर सेक्टर में सुधार हुआ है। आपने सुना होगा कोऑपरेटिव बैंक, समाजवादी पार्टी की सरकार में 41 के 41 बैंक, उसमें से 41 बैंक थे, उसमें से एक बैंक फायदे में था, 40 बैंक घाटे, 40 बैंक घाटे। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के आने के बाद पिछले कार्यकाल में 27 बैंक फायदे में आ गए थे, फर्स्ट योगी का। आज 41 फायदे, 41। एलडीबी का घाटा, सब जगह एलडीबी के घाटे में थे, आज एलडीबी 100 करोड़ के फायदे में, 100 करोड़। लैंड डेवलपमेंट बैंक, उत्तर प्रदेश की सरकार का अपना कोई बैंक नहीं है, यही बैंक ऐसे है इसमें। और हर तरह से इनको अब तो ये भी परमिशन मिल गई कि वन टाइम सेटलमेंट भी कर सकते हैं और ये अपनी नई शाखाएं भी खोल सकते हैं। एक एक क्षेत्र भी अगर आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में बहुत जबरदस्त सुधार हुआ। इन्वेस्टमेंट समिट की बात आदरणीय अवस्थी जी भी कर चुके थे, लेकिन हमने 25 सेक्टर्स में अलग अलग पॉलिसी फ्लोट की। इसके पहले खेल में कहीं उत्तर प्रदेश का नाम सुनाई पड़ता था कि खेल में कहीं उत्तर प्रदेश का भी नाम कहीं आया, लेकिन आज पहले ये नारा था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे जनाब, जनाब कहते जेंटलमैन, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन आज उनकी क्षमताओं का भी पूरी तरीके से प्रयोग किया जा रहा है जो लोग नहीं किसी वजह से पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं रखते। अब हर क्षेत्र में स्टेडियम बन रहे हैं और स्टेडियम के साथ साथ उनकी वो क्षमता जो पढ़ाई लिखाई में नहीं निकल पाए, लेकिन वो खेल में निकल। आज भारतवर्ष में भी जापान, चाइना, दक्षिण कोरिया चौथे नंबर पर भारत, 107 मेडल लेके लौटे हैं लोग। ये है सरकार। इतने सेक्टर्स में हमने पॉलिसीज बनाई। यद्यपि औद्योगिक विकास का मुख्यमंत्री जी का शुरू से ही नजरिया वैसा रहा कि जिस दिन से सत्ता में आए कि हमारे पास अगर इन्वेस्टमेंट आएगा निश्चित रूप से उसमें रोजगार के अवसर सृजित होंगे, और जब वो रोजगार जब ज्यादा बढ़ेगा तो हमारी पूरी इकोनॉमिक स्थिति को स्ट्रेंथन करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति ये बनाई गई 20 से 25, उत्तर प्रदेश निर्यात नीति, उत्तर प्रदेश खनन नीति। आपको मालूम है कि समाजवादी पार्टी में खनन की स्थिति क्या थी? आज उनके मंत्री शायद कृष्ण जन्मभूमि में है। कृष्ण जन्मभूमि उसके जानते हैं कहां? कृष्ण जन्मभूमि देख, उनके मंत्री जी कृष्ण जन्मभूमि में। उत्तर प्रदेश की खेल नीति, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, उत्तर प्रदेश प्रसंस्करण निर्यात नीति,
उत्तर प्रदेश रक्षा एरोस्पेस स्काई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति, उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति। ये हमने इसलिए बताई कि हर चीज की बाहर से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए। हमने नोएडा की तर्ज पर एक झांसी में एक नया बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से सृजित की, और नोएडा में तो 13,000 हेक्टेयर जमीन खरीदने की बात हुई थी। इसमें हम 14,000 हेक्टेयर 33 गांव के 14,000 हेक्टेयर और एक उसी प्रकार से डेवलप हो। कानपुर से लेकर बुंदेलखंड तक एक डिफेंस कॉरिडोर का भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था। उसमें भी 50,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आ चुका, और लगातार लोग इंटरेस्ट यही दिखा रहे हैं कि वहां पर लगाएं। 15 लाख की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का योजना है, बहुत जल्दी उसकी तारीख भी तय हो जाएगी। इसमें भी पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने इस बात की कोशिश की कि हम हर तरह से लोगों की क्षमताओं को बढ़ाएं, और जितनी भी उत्तर प्रदेश फिल्म नीति भी बनाई कि फिल्म में उत्तर प्रदेश में अभी ये बहुत ज्यादा दूर थी, यद्यपि नोएडा में इसके लिए जमीन भी आइडेंटिफाई कर ली गई, और हर तरीके से उनको फैसिलिटेट करने के लिए हम लोग तैयार। हमारे शीलवंत साहब ने 3-4 जो हमारी क्षमताओं के साथ साथ 3-4 बातों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया। एक तो 50% महिलाओं को हम पूरी तरीके से उनकी क्षमताओं का प्रयोग करें, इसके ऊपर शीलवंत जी का सबसे ज्यादा फोकस है, और हम समझते हैं ये हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। यद्यपि योगी जी ने सत्ता में आने के बाद उन्होंने बच्चे की पैदाइश से लेकर और शादी तक का इंतजाम किया। कन्या सुमंगला योजना 6 चरणों में 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं बच्चों को, उन लोगों को जिन परिवारों की आमदनी 2 लाख रुपए से कम है, 2 कन्याओं तक। लड़की को लोग अब बोझ न माने, अगर लड़का पैदा होने पर लड्डू बांटते हैं तो 2,000 रुपए लड़की पैदा होने पर मिलते हैं, वो भी लड्डू बांटे जो लड़की पैदा होने। और जब वो पहले दर्जे में जाए तब, जब वो 5वां पास करे तब, जब वो 8वां पास करे तब, और जब इंटरमीडिएट पास करे, 6 चरणों में 15,000 रुपए दिए जाते। और उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उसको एक अर्निंग मेंबर सोसाइटी का बनाया जाता। अब से सेल्फ हेल्प ग्रुप आज उत्तर प्रदेश में जो लगभग 4 लाख लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी, चाहे किसी न किसी रूप में नेचुरल रिसोर्सेज, उन लोगों को का अधिक से अधिक उपयोग इस किताब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और महिलाओं के लिए खास तौर से इस बात के लिए कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हम, क्योंकि समाज में और घर पर परिवार में भी एक बात डेवलप हो गई है कि हमें अपने आप को उपयोगी बनाना। अगर हम उपयोगी बनाए रहेंगे तो हमारा सम्मान भी ज्यादा होगा, और हर क्षेत्र में हमारा सम्मान। इसलिए उनकी अंदर जो टैलेंट है, जो भी किसी प्रकार का कोई स्किल है, तो उसको डेवलप करने के बाद ये सबसे ज्यादा फोकस्ड है। और हम समझते हैं कि ये हमारी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने में सबसे बड़ा सहयोग है। अभी तक के जितने स्टेप्स उठाए गए, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे कृषि क्षेत्र में बीज से लेकर और सिंचाई तक, और उसके बाद जब उनकी पैदावार हो तो उसको लाभकारी मूल्य दिलाने तक पूरी तरीके से सरकार ने शिद्दत के साथ काम किया, और लगातार हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कृषि भूमि की क्षमता बराबर बढ़ रही है, और हर तरीके से जो बीज या जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, उससे पैदावार भी बढ़ रही है, और उनकी आमदनी को जो दूना करने की बात हुई बहुत सी जगह तो हो भी चुकी है, और लगातार इसमें इजाफा हो। तो जब किसानों की आमदनी बढ़ेगी, इंडस्ट्री के माध्यम से जो लोग इंडस्ट्री से जुड़े उनकी आमदनी बढ़ेगी, और जब सर्विस सेक्टर से जुड़े होकर आमदनी बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारी लगातार
जिस गति से बढ़ रही है आमदनी, तो वो दिन दूर नहीं जब हम इस अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। इन्होंने बहुत मेहनत करके इसको किताब को लिखा है। मैं प्रकाशक को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कम समय में इसको छापा है। डेवलपमेंट के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन और एक कम्युनिकेशन। आप ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में जो कुछ भी वृद्धि हुई है इस सरकार में, वो भी अपने आप में अभूतपूर्व है। 5 एक्सप्रेसवे, अभी तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तो आपके सामने आ चुके हैं। एक बलिया, एक गोरखपुर और एक गंगा एक्सप्रेसवे। ये उत्तर प्रदेश का एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने वाला ऐसा एक्सप्रेसवे है। इसमें अवस्थी जी का बहुत बड़ा योगदान है। 594 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे और 120 किलोमीटर की ऑफिशियल क्षमता, यानी मेरठ से चलेंगे और प्रयागराज आप 5 घंटे में पहुंच सकते हैं, 5 घंटे। और बीच में एक हवाई पट्टी है, आवश्यकता पड़ने पर वो भी शाहजहांपुर में। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आप अभी तक उत्तर प्रदेश में कितने एयरपोर्ट सक्सेसफुल थे, कितने क्रियाशील थे। आज 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर, और 2 अपकमिंग हैं, जेवर और अयोध्या। ये जल्दी आपके सामने आ जाएंगे। आज हर क्षेत्र से आज हवाई सफर जो है बहुत आसान होना जा रहा है, और ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी खासतौर से। एक आपने मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर और शुगर केन के ऊपर भी जोर दिया है खासतौर से इस किताब में। तो कुल मिलाकर ये इस तरीके की चर्चा, इस तरीके की लेखनी, इस तरीके की सोच, इस तरीके का चिंतन हमारा मनोबल भी बढ़ाता है और हमारा मार्गदर्शन भी करता है। मैं बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर शीलवंत सिंह जी को कि उन्होंने काफी समय देकर इस किताब को बहुत अच्छे तरीके से इसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। और उनका ये दूसरा, यानी फर्स्ट पार्ट तो पहले आ चुका था, अब ये सेकंड पार्ट आया है, और अभी पता चला है कि शायद तीसरे पार्ट की भी तैयारी कर। तो बहनों और भाइयों, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की चर्चा जो है हमारा मॉरल भी बूस्ट करती है। और मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मैं आप लोगों से एक ही अनुरोध करना चाहता हूं कि देखिए, कोई भी आदमी आजकल के युग में, हर आदमी में कोई न कोई स्किल, कोई न कोई टैलेंट छुपा हुआ, बशर्ते कि उसको ऊपर पॉइंट आउट किया जाए। कोई दूसरा करे या वो स्वयं इस बात को करे, उसका घर वाला करे। निश्चित रूप से सारे लोगों के टैलेंट को इस्तेमाल करने के लिए एक अनुकूल वातावरण हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। आपकी क्षमताएं अनंत हैं, अनंत क्षमताएं, और उन क्षमताओं का प्रयोग करके ही हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश ये जरूर है कि हम तय समय में प्राप्त करेंगे। उद्देश्य थोड़ा बड़ा है, लेकिन जिस प्रकार से जो स्पीड चल रही है, जो उनका संकल्प है, और जिस प्रकार से डेडिकेशन है, जिस प्रकार समर्पण भाव से कर रहे हैं, आप सब लोग भी उनकी इस भावना को समझते भी होंगे। और मैं समझता हूं कि जितनी मेहनत, जितनी ईमानदारी के साथ वो काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश बहुत जल्दी सर्वोत्तम प्रदेश की श्रेणी में आ जाएगा। और आप सब लोगों की शुभकामना, सद्भावना। एक बार फिर से हम डॉक्टर शीलवंत सिंह जी को, डॉक्टर अवस्थी जी को, डॉक्टर जीएन सिंह जी को और प्रतीश कुमार जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण लक्ष्य में अपना योगदान देकर जो सफल बनाने में जो सहयोग दिया, उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं और आप सब लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।